वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यस, द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बराबर। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्रोमोसोम पे बात करते हैं। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम पे हमारी बात क्या हुई थी कि क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मतलब बॉडी, मतलब कलर बॉडी। यस, और इस टॉपिक के बारे में देखो अब इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से बोले और हमको ये तीनों चैप्टर को मिला के एक बोलना है। जैसे कि 11th में ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा, 11th में हमको सेल डिवीजन टॉपिक था। यस, अभी 12th में 2 चैप्टर है। एक कौन सा, इनहेरिटेंस, ध्यान दो बच्चों, इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस वेरिएशन, और हमको और एक चैप्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो इसके बाद का चैप्टर है। बराबर। तो इन 3 चैप्टर को मिला के अपना एक क्रोमोसोम का नॉलेज बनता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है, यस, अगर इन जनरल और एक बेसिक अगर बात करो, इन जनरल और अगर बेसिक बात करूं तो क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है इट इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। यस, इट इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ये कुछ और नहीं, डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। यस, अब आप बोलोगे कि डीएनए कंडेंस कब होता है? तो डीएनए कंडेंस होता है सेल डिवीजन के समय। ध्यान दो, डीएनए कंडेंस कब होता है? सेल डिवीजन के समय। डीएनए कंडेंस कब होता है? सेल डिवीजन के समय। मतलब ये स्ट्रक्चर ही वो है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के समय अपीयर होगा। और हम इन जनरल बोलते चलते कि डिप्लॉयड सेल हैविंग पेयर क्रोमोसोम, हैप्लॉयड सेल हैविंग अनपेयर्ड क्रोमोसोम। अरे भाई, जब सेल डिवाइड हो रही है तभी आपको क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर उस सेल के न्यूक्लियस में, अगेन यूकैरियोटिक सेल हैविंग क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक सेल फॉर्म क्रोमोसोम। यस, ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है। सुनो, बात को सुनो। तो क्रोमोसोम आपको सिर्फ सेल डिवीजन के समय अपीयर होगा, वो भी सेल डिवीजन के कोई पर्टिकुलर फेज में, ओवरऑल पूरे सेल डिवीजन में भी नहीं। ठीक है, सेल डिवीजन के किसी पर्टिकुलर फेजेस में ही ये स्ट्रक्चर अपीयर होगा। यस, तो ध्यान दो, इतना समझ में आ गया? मतलब सेल डिवीजन के समय बनेगा। हम पढ़ उसको उसके स्ट्रक्चर को पढ़ कब रहे? इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ रहे। यस, और मैंने क्या बोला कि क्रोमोसोम इज नथिंग बट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम कैसे बनता है? डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम कैसे बनता है? यस, डीएनए और प्रोटीन, ये कंडेंस मतलब डीएनए कंडेंस होता है प्रोटीन की मदद से। डीएनए कंडेंस होता है प्रोटीन की मदद से, और वो प्रोटीन होते हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन भी। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन भी, ये हमको 4th चैप्टर में दिया हुआ है, जो टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये सो पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है ना, प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग और यूकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग, इट इज नथिंग बट डीएनए का कंडेंस होकर क्रोमोसोम लेवल तक वो किस तरीके से कंडेंस हो रहा है वो बताया जा रहा है। यस, यस और नो? तो आप इन शॉर्ट ये समझ लेना कि स्ट्रक्चर वाइज, इन शॉर्ट स्ट्रक्चर वाइज क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन ही है, डीएनए और प्रोटीन ही है। बराबर। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे वो तो बता ही रहा हूं, ये भी अगेन थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा, पर मैं आपको कंफ्यूजन से थोड़ा बचाने की कोशिश करना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो देखो एक बेसिक क्रोमोसोम की अगर बात करता हूं, ध्यान दो, वो क्रोमैटिड्स, क्रोमोमियर, क्रोमोनेमेटा, ये सब बाद में। पहले आप एक समझ लो कि सपोज टू बी ये सेल है, ध्यान दो, सपोज टू बी ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो मैं क्या करता हूं, उसमें सिर्फ 2 डीएनए कंसिडर करता हूं। वो एक डिप्लॉयड सेल है और उसमें ये 2 डीएनए है। ध्यान दो, यस, मैं क्रोमोसोम नहीं बोल रहा हूं, डीएनए। यस, एक डीएनए
उसको उसके माताजी की तरफ से मिला है और एक डीएनए उसको उसके पिताजी की तरफ से मिल रहा है, बराबर। तो जब ये सेल डिवीजन को जाएगी, ये सेल जब डिवीजन को जाएंगी तो डिवीजन में पहले होता है इंटरफेस। डिवीजन में पहले क्या होता है बच्चों, ध्यान दो। डिवीजन में पहले होता है इंटरफेस। तो उसमें क्या होता है, इंटरफेस में 3 फेजेस होते हैं, यस। तो क्या होगा, उसमें से जो एस फेज आएगा इंटरफेस का, उसमें इस डीएनए पे एक कॉपी बन जाएंगी, इस डीएनए पे एक कॉपी बन जाएंगी। ध्यान दो। तो मैं उस नई बनने वाली कॉपी को मैं अलग कलर से दिखाता हूं तुम्हारे को। ये रेड वाला इंडिकेट कर रहा है कि उस डीएनए पे और एक उसकी जैसी कॉपी बनी, एंड दैट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि अगेन हमको मॉलिक्यूलर बेसिस पे दिया हुआ है। और वो बोला भी कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है, एस फेज में, और एस फेज सेल डिवीजन का पार्ट है। तो अगेन डीएनए भी डबल कब हो रहा है, जब सेल डिवाइड हो रही है। कैसे हो रहा है वो 4th चैप्टर में दिया हुआ है, पर मैं अगर कब होने की बात करूं तो वो सेल डिवीजन के समय हो रहा है। तो देखो, ये पहले के डीएनए थे और ये उसके बाद उसके जैसे डीएनए बना, बराबर। और यही चीज आगे चल के देखो, यही चीज आगे चल के, यही चीज, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखाता हूं, ठीक है, और इसको अलग से दिखाता हूं। तो यही चीज कंडेंस होके क्रोमोसोम बनती है। ध्यान में रखो बच्चों, यही चीज कंडेंस होके क्रोमोसोम बनती है। मतलब लाल वाले पार्ट से क्रोमोसोम का एक पार्ट लाल डीएनए से, यस, जो कि नया डीएनए है, और नीले वाले से एक पार्ट। तो हम इसको मस्त क्या बोलते हैं, ये एक क्रोमोसोम जिसमें 2 हाफ है, यस, एक क्रोमोसोम जिसमें 2 हाफ है, यस, पर वो 2 हाफ कुछ और नहीं, 2 डीएनए है, यस। तो ये डीएनए ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना है। अब एक और चीज सुनो कि डीएनए की जो लेंथ होती है, वो अगर मैं एक यूकैरियोटिक और एक मैमेलियन डीएनए की लेंथ की बात करूं तो 1.2 मीटर डीएनए की लेंथ है। तो अगर मैं क्रोमोसोम की लेंथ की बात करूं तो आपको पता है कि मैक्स टू मैक्स कितना लेंथ होता है डीएनए क्रोमोसोम का, 0.33 माइक्रोमीटर। तो देखो वो मीटर से माइक्रोमीटर में आया। इसका मतलब डीएनए की लेंथ कितना लंबा डीएनए है, और वही कंडेंस होकर क्रोमेटिड लेवल पे आया कितने, इसमें 0.3 पे। डीएनए की डायमीटर की अगर बात करूं तो डीएनए की डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर, और क्रोमोसोम के अगर डायमीटर की बात करूं या थिकनेस की बात करूं तो वो 2 माइक्रोन तक है। मतलब वो इस डायमीटर से वो इस थिकनिंग पे आया, मतलब इस थिकनेस से वो इस थिकनेस पे आया, मतलब थिकनेस बढ़ी, नैनोमीटर से वो माइक्रोन पे आया, और लेंथ देखो, मीटर से वो माइक्रोमीटर पे आया, मतलब लेंथ कम हुई। तो आप समझ लेना कि ऑब्वियसली ये चीज तो डीएनए नहीं है। ये जो आप डायग्राम, जो डायग्राम को बुक में दी है, यस, ये चीज डीएनए नहीं है, ये चीज डीएनए नहीं है। ये आप ऐसा दिखा मतलब आप डीएनए कंसीडर कर लेते हो, नहीं रे बाबा, ये चीज डीएनए नहीं है, ये चीज डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। ये जो चीज है, ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये यस, जो आपके डायग्राम में भी है, आप उसको डीएनए मत समझ लेना, वो चीज तो डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। क्योंकि आप ये लॉजिक देखो ना, लेंथ ये है और वो इस लेंथ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज डीएनए नहीं है। और आपके लेबलिंग में भी वहां पे उसने उसको क्रोमोनेमाटा बोला है, तो ये चीज भी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये चीज भी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये चीज भी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। वो डीएनए नहीं है, वो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, बराबर। नहीं तो आपको हर एक चीज ऐसे हेलिकल दिखी, आप उसको डीएनए से मतलब, अरे बाबा इतनी सी लेंथ में पूरा डीएनए कैसा आ जाएगा, अरे बाबा ये पूरा क्रोमोसोम है ना, तो इतनी सी लेंथ में कैसा वो 1.2 मीटर आ जाएगा, वो कंडेंस होके जाएगा ना, यस। थोड़ा सा दिमाग लगाने का, नहीं तो बस हेलिकल स्ट्रक्चर दिखा तो डीएनए बोल के मुगड़ा हो गए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलो अब आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की तरफ में, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया दिया आपको समझ में आया कि डीएनए कैसा है। तो मतलब डीएनए ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना है, यस। वो कितना लंबा था और वो कितनी छोटी लेंथ पे आया, तो उसको कंडेंस होने के लिए फिर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मदद लगती है, जो कि हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए में देखने वाले, वही चीज है। वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज नथिंग बट, जो कि आगे आने वाला, अभी टाइम है उसको, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद वो उस चैप्टर में, अगले चैप्टर में दिया हुआ है, जिसको हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर तो आने को है अभी, यस, या फिर आ भी जाएगा कुछ दिन में,
तो आप किसी की भी वीडियो में जाके देख लो पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो आपको वो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज नथिंग बट डीएनए का क्रोमोसोम लेवल तक कंडेंसेशन ही है। यस, तो अब आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो देखो क्या बोलता है पहला पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट है, मैंने 10 पॉइंट लिए, तो इसमें जो आपके बुक में दिया है वो सारे पॉइंट्स है, कुछ 1-2 पॉइंट मैंने मेरे तरफ से भी डाले और उसको ऑर्गेनाइज किया मैंने थोड़ा सा। यस, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। तो अगर आप इस तरीके से भी अगर याद रखते हैं तो आपके मार्क नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। यस, सारे पॉइंट कवर अप है। यस, तो आप ये भी पॉइंट्स से अगर आप मतलब अगर आपने बुक से नहीं भी पढ़ा और ये पॉइंट्स को लिख के भी अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर एक्सप्लेन कर दिया, पूरा ही एक्सप्लेन है बाबा, ये जो डायग्राम में जितने स्ट्रक्चर्स बोले सारे एक्सप्लेन किए मैंने। डायग्राम में जितने स्ट्रक्चर ए और बी डायग्राम में जो स्ट्रक्चर्स है वो सारे इस पॉइंट्स में एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो आप ये 10 पॉइंट लिखो, यस, वो 2 डायग्राम बताओ, हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का पूरा आंसर कंप्लीट। नहीं काट सकेंगे आपका मार्क कहीं पर भी। और अगेन ये तो बोर्ड पॉइंट ऑफ से तो हुआ, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ से भी हुआ कि हर चीज लॉजिकली आपको पता रहेंगी कि ये चीज ऐसी क्यों है करके। अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। यस, मेरे को शायद वो वाली डिटेल भी पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे टीलोमर बोलूंगा तो मेरे को पता है कि टीलोमर क्या चीज है करके। सैटेलाइट बॉडी की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि सैटेलाइट बॉडी का फंक्शन भी क्या है, पर क्या करते उतना जान के 12th लेवल में वो चीज कोई काम की नहीं है, इवन नीट लेवल पे भी कोई काम की नहीं है। हाँ, हमको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट बॉडी होती क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या चीज है सैटेलाइट बॉडी, क्या फंक्शन है, छोड़ो टीलोमर किस चीज को बोलते हैं वो पता होना चाहिए, क्या फंक्शन है छोड़ो, है ही नहीं। हमको जब उसके मेंशन ही नहीं किया उसके फंक्शन तो हम टेंशन भी नहीं लेंगे। पर डायग्राम में जितने स्ट्रक्चर वहां पे मेंशन किए हुए आपकी बी नंबर की जो डायग्राम है वो सारे मैं इस पॉइंट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अंडरस्टैंड? तो चलो स्टार्ट करें पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, यस मैंने थोड़े से अलग अलग कलर से भी बनाया कि ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो। तो पहला पॉइंट, मैं पहले पॉइंट जैसे पॉइंट कंप्लीट होगा मैं उसको से रेड कलर से कवर कर दूंगा ताकि हमको समझ जाएंगे कि हम लोग कौन से पॉइंट पे है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, क्रोमोसोम कंसिस्ट, यस सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो क्रोमोसोम है इट इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, और मैक्सिमम कंडेंसेशन आपको कब मिलता है सेल डिवीजन में, मेटाफेज में। इस और मेटाफेज सेल डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस का सेकंड फेज है। यस, तो हम जब भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम के पे आते हैं। यस, तो हम ये जो क्रोमोसोम बन रही है मेटाफेज के दौरान जितना हाईली कंडेंस हो चुका है उस पे बात कर रहे हैं। तो मेटाफेज मतलब सेल डिवीजन का फेज, मतलब उसमें 2 हाफ रहेंगे, जो कि एक डीएनए से बना है जो कि पहले से था, और जो दूसरा डीएनए जो एस्पेस के समय जो बना है उससे, और ये एक डीएनए एक सेल में जाएगा, एक डीएनए एक सेल में जाएगा। मतलब हम इस चीज को अब डीएनए ना बोलते क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड को भी और छोटे छोटे लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो बड़ा पूरा जो है ये क्रोमैटिड, ये जो पूरा बड़ा है क्रोमैटिड, ठीक है, जो कि मैं बोल रहा हूं। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड, ये इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ। क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमैटिड, क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमैटिड। 1 मिनट बच्चों, अरे यार मिलना पेज तो मिल, ये मिल गया व्हाइट पेज। ठीक है, ये देखो, ये इतना एक क्रोमैटिड, इतना एक क्रोमैटिड, और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि एक क्रोमैटिड कैसे बनता है करके। यस, तो ये पूरा क्रोमोसोम जिसमें कि 2 क्या है क्रोमैटिड्स, ये एक इतना क्रोमैटिड एक, यस, और इतना क्रोमैटिड एक, यस, और ये दोनों क्रोमैटिड आपको शायद बता भी रहा है, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड, और इन क्रोमैटिड को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे, ये पहले का डीएनए था, यस, इसी पे इसके जैसा डीएनए बना, इसी पे इसके जैसा डीएनए बना, और ये दोनों डीएनए कंडेंस होके तो क्या बने हैं, क्रोमोसोम बने हैं। ये सब वो लाल कलर इसलिए बताता कि नीला पहले वाला था, यस, और लाल वाला बाद में बना, पर वो उसके जैसा ही बना, तो फिर ये दोनों मिलके क्रोमोसोम बने हैं। यस, तो सॉरी कलर थोड़ा सही हो गया, ये दोनों मिलके क्रोमोसोम बने हैं, और क्रोमोसोम में 2 पार्ट है, ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड।
यस। अब आपके बुक में क्या करते हैं, सीधा मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो आपके बुक का सेकंड पॉइंट है, पर मैं फोर्थ पॉइंट में पहुंचने से पहले ये 2 पॉइंट भी कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि ये पॉइंट को उन्होंने लास्ट में बोला है पर अपन अभी बोल देते हैं। यस, क्या समझ में आया कि क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमैटिड, क्रोमोसोम कंसिस्ट 2 क्रोमैटिड एंड दैट क्रोमैटिड कॉल्ड एज अ सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब ये वाला एक सिस्टर क्यों, क्योंकि बिल्कुल ही आपस में आइडेंटिकल है, मैक्सिमम केसेस में आइडेंटिकल ही होते हैं, डीएनए कॉपिंग में अगर एरर नहीं हुए तो आइडेंटिकल ही होते हैं। यस, फिर ईच क्रोमैटिड, हर एक क्रोमैटिड, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ईच क्रोमैटिड इन टर्न्स कंटेन अ लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉइल्ड डीएनए कॉल्ड सिंगुलरली क्रोमोनेमा, अकेले में क्रोमोनेमा और मल्टीपल के लिए क्रोमोनेमाटा। तो ये जो उसके जो छोटे छोटे यूनिट है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हर क्रोमैटिड का जो छोटा यूनिट है, यस, विच इज सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिड, मतलब जो क्रोमोनेमा सिंगुलर में, मतलब एक को बोलूंगा क्रोमोनेमा, और जो पूरे है डेट इज क्रोमोनेमाटा। तो ये जो क्रोमोनेमाटा है इस क्रोमोसोम के क्या है, इस क्रोमैटिड के क्या है, सब यूनिट्स है। मतलब क्रोमोनेमा मिल के या क्रोमोनेमाटा मिल के ये पूरा क्रोमैटिड बना हुआ है। बोलने का मतलब ये है। अब आपके इसमें कैसा ऐसा दिखा दिया तो आप बोलोगे डीएनए, नहीं रे बाबा, वो एक एक एरिया है, वो छोटे छोटे एरिया मिलके पूरा क्रोमैटिड बना हुआ है। एंड दैट एरिया खुद कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये भी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ये भी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये कंडेंस फॉर्म ऑफ डेट इज अ क्रोमोनेमा, या सिंगुलर में क्रोमोनेमा या प्लूरल में क्रोमोनेमाटा, क्रोमोनेमाटा या क्रोमोनेमाटा। यस, कंफ्यूज मत होना प्लीज, बराबर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि क्रोमोसोम हैविंग अ 2 क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम हैविंग अ 2 क्रोमैटिड्स एंड ईच क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट, दैट सब यूनिट इज कॉल्ड एज अ सब यूनिट। में ये लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर लिखा तो चलेगा, नहीं तो सीधा बताओ कि ईच क्रोमैटिड इज मेड अप ऑफ सब यूनिट, दैट सब यूनिट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोनेमा या क्रोमोनेमाटा। हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, बढ़िया। फिर क्या बोलता है, ये वाली बात भी ये लास्ट में दी हुई है कि द सरफेस ऑफ ईच क्रोमैटिड, द सरफेस ऑफ ईच क्रोमैटिड, ये दोनों क्रोमैटिड कैसे बने हैं, क्रोमोनेमाटा से। बेसिकली पूरा क्रोमोसोम ही डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। यस, पर उस स्ट्रक्चर को बता रहा है कि उस स्ट्रक्चर के जो छोटे छोटे यूनिट है, क्योंकि क्रोमोसोम पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो उसमें 2 बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिड, और हर क्रोमैटिड छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, एंड दैट छोटे छोटे यूनिट्स कॉल्ड एज अ क्रोमोनेमा या क्रोमोनेमाटा। और हर क्रोमैटिड के सरफेस पे ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो देखो मैं कैसा करता हूँ, थोड़ा सा बना देता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे नहीं समझ में आएगा वो आपका, ये जैसे कि एक क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। अब आपको समझ गया कि क्रोमैटिड जो है वो क्रोमोनेमाटा से बना है, पर हर क्रोमैटिड्स में ऐसे बीच बीच में ऐसे बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे मतलब क्राउडेड स्ट्रक्चर्स है। एंड दैट क्राउडेड स्ट्रक्चर, यस, मतलब ये बैकग्राउंड में पूरा क्रोमोनेमाटा और बीच बीच में ऐसा और क्राउडिंग है, यस, बीड्स मतलब गांठे जैसा स्ट्रक्चर है, वहां पे डीएनए ज्यादा कंडेंस है, ज्यादा अमाउंट में वहां पे डीएनए। तो वो जो स्ट्रक्चर है, दैट बीडेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर्स। तो क्या बोलेंगे, क्रोमोमियर्स। अगेन वो डायग्राम में नहीं समझेगा आपको, ठीक है, पर आप समझो कि क्रोमैटिड बना हुआ है क्रोमोनेमाटा से, और उस क्रोमोनेमाटा में पूरा क्रोमोनेमाटा है, यस, बहुत सारे क्रोमोनेटा मिलकर पूरा, पर उसमें भी बीच बीच में ऐसे कंडेंस एरिया है जो कि अपीयरेंस लाइक अ नोड्यू, गांठ जैसा, बीड मतलब गांठ जैसा। एंड दैट बीच बीच में वो पूरा ओवरऑल उसके लेंथ में जैसे गांठे लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर, दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर। यस, ठीक है, दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर। हो गया, कितना हो गया, दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर। फिर तो क्रोमोमियर के डायग्राम, वो जो लेबलिंग में जो उसने जो एरो दिखाया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप थ्योरेटिकली देखो तो द सरफेस ऑफ ईच क्रोमैटिड बियर नंबर ऑफ स्मॉल स्वेलिंग्स। क्रोमैटिड्स में बीच बीच में स्वेलिंग्स है, और वो स्वेलिंग्स गांठ जैसी है, बिडेड है, दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर, बराबर।
तो क्रोमेटिड कैसे बना हुआ है? छोटी छोटी यूनिट, दैट इज क्रोमोनेमाटा से, क्रोमोनेमा, और बहुत सारे क्रोमोनेमाटा, और इस पूरे क्रोमोनेमा से बने हुए क्रोमेटिड में बीच बीच में स्वेलिंग्स है, एंड दैट स्वेलिंग्स कॉल्ड एज अ क्रोमोमियर्स। यस, तो क्रोमोनेमाटा, क्रोमोनेमा और क्रोमोमियर में कंफ्यूजन है कोई? नहीं ना? यस, फिर से बोल रहा हूं कि क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमेटिड। दो, क्रोमेटिड कैसे बना हुआ है? क्रोमेटिड कैसे बना है? क्रोमोनेमा बोलो या क्रोमोनेमाटा बोलो, तो चलो मैं क्रोमोनेमाटा ही लेता हूं, क्रोमोनिमाटा। यस, और इस क्रोमोनिमाटा में बिट्स लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? बिट्स लाइक जो मतलब जो कंडेंस एरिया है, जो कि अपीयर लाइक अ बिड, गांठ जैसा। यस, दैट इज अ क्रोमोमियर्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, क्रोमोनेमाटा, और क्रोमोनेमाटा, ओवरऑल क्रोमोनेमाटा में बीच बीच में स्वेलिंग्स कॉल्ड क्रोमोमियर्स। ठीक है, क्लियर? अब हो गया, अब ये इसका काम खत्म हो रहा, अब ये इसको छोड़ दो, अब भूल जाओ इसको। मतलब इसके बाद अब आपका बुक के अकॉर्डिंग का सेकंड पॉइंट, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट है, क्या बोलता है कि ईच सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर बाय, भैया एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है और वो दोनों क्रोमैटिड आपस में साइड बाय साइड जुड़े हुए हैं। तो साइड बाय साइड वो जुड़े हुए हैं, ईच सिस्टर क्रोमैटिड जॉइन टुगेदर बाय साइड एट सेंट्रोमियर। कौन सी पोजीशन से? एट सेंट्रोमियर। कौन सी पोजीशन से? एट सेंट्रोमियर। और क्या बोल रहा है? और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और क्या बोल रहा है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और क्या बोल रहा है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है सर, सेंट्रोमियर तो समझा, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन नहीं समझा, थोड़ा समझा दो ना। तो ठीक है, आ जाओ इधर। सपोज मैंने ये क्रोमैटिड बनाया, यस, अब ये क्रोमैटिड है सपोज टू बी सिलेंड्रिकल पूरा ओवरऑल। यस, अब यहां पे कहीं पर भी आपको पिचका हुआ नहीं दिख रहा है। अब कंस्ट्रिक्शन का मतलब कैसा है? इसी चीज को अगर मैंने ये देखो, अब देखो यही चीज है, अब इसको मैं ऐसा प्रेस कर रहा हूं, ऐसा प्रेस कर रहा हूं, तो ये अब कैसा दिख रहा है? सॉरी, थोड़ा डायग्राम तो अच्छी बनाते जा रहे मास्टर। देखो मैंने क्या कर दिया, यहां से उसको से पिचका दिया, तो देखो ये यहां से ऐसा दब गया। हाँ, तो ये हो गया कंस्ट्रिक्शन। ये क्या हो गया? कंस्ट्रिक्शन। अब प्राइमरी क्यों? क्योंकि बेसिकली कंस्ट्रिक्शन तो क्रोमैटिड में एक ही होता है, पर कभी कभी कैसा जो आपके वहां पे क्रोमैटिड बना हुआ है, बी डायग्राम मतलब क्रोमैटिड, बी जो डायग्राम है क्रोमैटिड की है, और आपको पता है कि क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। यस, तो बेसिकली तो एक ही कंस्ट्रिक्शन होता है, और जो मेन कंस्ट्रिक्शन है वहां का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी। यस, मेरे ख्याल से प्राइमरी को आप ऐसा भी लिखते हो, प्राइमरी। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोमियर। पर बात ऐसी है कि कई बार इस प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होते हैं, मतलब बीच बीच में भी ऐसा हो सकता है, पर वो ऑलवेज होगे नहीं होगे। पर हम क्या कर रहे हैं? कुछ पॉसिबिलिटी से बात कर रहे हैं। हम हर क्रोमोसोम में वैसा होगा नहीं बोल रहे, पर कुछ क्रोमोसोम में ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ क्रोमोसोम में ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ क्रोमोसोम में ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी है, बराबर। पर अभी फिलहाल हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे बात करें, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन is nothing but centromere. Each sister chromatid join together at centromere और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, पांचवा पॉइंट। यस, ये जो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, देखो हम लोग यहां से भी पांचवें पॉइंट पे आ गए, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, पांचवा चल रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है, जो सेंट्रोमियर होता है, कंसिस्ट, क्या होता है वहां पे? कंसिस्ट एक डिस्क शेप प्लेट होती है, एक डिस्क शेप
प्लेट होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, जो जिसमें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, जो कि दो क्रोमैटिड्स को अलग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कि रेड कलर की बनाई है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। वेयर इज काइनेटोकोर? और वो काइनेटोकोर कहां पर है? सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पे है। यस, काइनेटोकोर। यस, और एक काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस ऐसा है बच्चों कि काइनेटोकोर में वो जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जहां के स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं तो ही फिर वो उसको से खींच के अलग करते हैं। यस, ये चीज सेल डिवीजन में है, बराबर। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन वो एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में एक डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ काइनेटोकोर। यस, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। यस, और इस काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस क्या है? 6th पॉइंट। काइनेटोकोर का इंपॉर्टेंस क्या है? 6th पॉइंट। 6th पॉइंट इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, 6th पॉइंट में उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यस, 6th पॉइंट, एट काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर गेट अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अरे बाबा, क्रोमोसोम बना ही सेल डिवीजन के समय है। यस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ही सेल डिवीजन के समय का है। यस, वो तो हमारा इंटरेस्ट है, क्रोमोसोम बोलते रहते, क्रोमोसोम बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। यस, इसलिए भैया स्ट्रक्चर पढ़ ले रहे, पर एक्चुअली ये स्ट्रक्चर तो हमको कब पढ़ लेना चाहिए था? सेल डिवीजन के समय ही पढ़ लेना चाहिए था, बराबर। पर हमारी बुक ने तब हमको नहीं बताया सेल डिवीजन के स्ट्रक्चर के समय, क्योंकि सेल डिवीजन के स्ट्रक्चर के समय क्रोमोसोम बना है मेटाफेज में, तो मेटाफेज में जो भी उसकी पॉसिबिलिटी बोल देना था, पर नहीं बोला। और अभी भी देखो, अभी हमको डीएनए के बारे में 11th में पता है, यस, पर कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। 4th चैप्टर में डीएनए की पैकेजिंग से पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा उसके ऊपर, पर डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तब डीएनए की पैकेजिंग बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 6वां पॉइंट, एट अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर गेट अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यस, तो इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का खेल खत्म हो गया कि दो जो क्रोमैटिड्स हैं आपस में साइड बाय साइड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, उनके खुद के जो प्राइमरी, ये एक क्रोमैटिड उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दूसरा क्रोमैटिड उसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दोनों को मिलके दोनों को वहां से जुड़ते हैं और वहां पे एक काइनेटोकोर नाम का स्ट्रक्चर है जो कि डिस्क शेप का है, जहां पे स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट की जगह है, और वो वहीं से फिर वो जो सेंट्रोमियर वो स्प्लिट होने वाला है और ये अलग होने वाले, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने वाला है और ये अलग होने वाले, ये अलग होने वाले, ठीक है। यस, हो गया। अब वो कुछ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पे भी बात करते हैं। क्या बोलता है कि सम फ्यू क्रोमोसोम, नॉट ऑलवेज, सम फ्यू क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है, सेंट्रोमियर तो है, पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये रह भी सकता और नहीं भी रह सकता। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, इसलिए तो सम वर्ड यूज किया है हमने 7 पॉइंट में। यस, 7 पॉइंट स्टार्ट। ओ सॉरी, वायर लटक गया, सर। तो सम फ्यू क्रोमोसोम पसेस एडिशनल 1, एक या एक से ज्यादा, सम फ्यू क्रोमोसोम पसेस एडिशनल 1 or 2 constriction, and that constriction called secondary constriction। उन कंट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंट्रिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी वाले को क्या बोलते हैं सर? सेंट्रोमियर बोलते हैं। यस, बराबर। तो प्राइमरी के अलावा सर कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होते हैं। यस, ये हमारा 7th पॉइंट है। और 8 और 9th में इन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, मतलब सेकेंडरी है उसमें जो पहला है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1, न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज। मतलब जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अगर है वहां पे, और उसमें भी जो पहला वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, ये प्राइमरी वाला, चलो ये ले लिया, चलो ये प्राइमरी वाला है, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इसके बारे में बात हो गई, भाई तू बॉस है, अब तू चुपचाप रहे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की।
तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वैसे रहता तो नहीं है, पर कभी कभी रहता भी है। तो अगर है तो ऑब्वियसली मेरे को बताओ कि एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम है। यस 23 पेयर, 3 भी काय को 23 पेयर। तो भैया ऑब्वियसली कोई एक आधे क्रोमोसोम में होगा ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जहां पे ये न्यूक्लियोलस जो है ऑर्गेनाइज होगा। न्यूक्लियोलस क्या होगा? ऑर्गेनाइज होगा। अरे बाबा 23 पेयर क्रोमोसोम में अगर मतलब 46 क्रोमोसोम में अगर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रहेगा तो एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियोलस हो जाएंगे रे बाबा? यस इतने थोड़ी न्यूक्लियोलस है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए सम वाली बात हो गया। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर एट ड्यूरिंग इंटरफेस के समय वो न्यूक्लियोलस बिकम ऑर्गेनाइज होगा। न्यूक्लियोलस वो न्यूक्लियस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सेल वेल भी पढ़ के याद रखा करो, ठीक है। हो गया 8th पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट हो गया। अब फिर क्या बोलता है 9th पॉइंट, अ सैटेलाइट बॉडी। क्या बोलता है 9th पॉइंट? देखो 9th पॉइंट, अ सैटेलाइट बॉडी या एसएटी बायोलॉजी, नो सॉरी एसएटी बॉडी, यस, इज अटैच एट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। मतलब तो देखो क्या होता है, ये भी चीज यूजुअल नहीं है। क्या होता है कि जब ये कंस्ट्रिक्शन बना तो कंस्ट्रिक्शन के बाद का जो क्रोमोसोम है, कंस्ट्रिक्शन के बाद का, ये कंस्ट्रिक्शन बन गया, इसके बाद का जो एरिया है दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ दैट, इसके ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हो गया। तो इसके बाद जो है दैट इज अ सैटेलाइट बॉडी या एसएटी बॉडी। अब अगर यही चीज आपके एनसीईआरटी बेस्ड होती तो फिर बताते कि मिनी सैटेलाइट, यस, या माइक्रो सैटेलाइट या मैक्रो सैटेलाइट्स जो है, ये बात हम लोग करते। पर अगेन वो चीज एंट्रेंस में देखेंगे, वो एंट्रेंस वाले का काम है। हमारे बुक में जो बोला है एसएटी बॉडी के बारे में, वो हमारे गुरुजी ने बता दिया कि भैया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आगे जो क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड का जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ एसएटी बॉडी या सैटेलाइट। फुल फॉर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है सर हमको, यस, फुल फॉर्म में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है और हमको सिर्फ बता दिया। वो तो वैसे भी हमको 9 पॉइंट सैटेलाइट बॉडी इज अटैच टू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो भी इन वेरी फ्यू क्रोमोसोम, वो भी क्योंकि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही फ्यू है, बराबर, तो सैटेलाइट बॉडी भी फ्यू होंगी, यस। तो दैट इज फ्यू। इसलिए कई क्रोमोसोम वाले में क्या इतना इसको ऐसा कंडेंस किया, ऐसा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ऐसा बता दिया, तो इसको लगता है भी कोई नया चीज है रे बाबा। कोई नई चीज नहीं है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन है और उसके बाद का जो एरिया दैट इज अ सैटेलाइट बॉडी, उसके बाद का जो है वो सैटेलाइट बॉडी, ठीक है, यस। तो अगर वो ज्यादा है तो फिर बड़ा सैटेलाइट, बड़ा वाला एरिया। अगर ज्यादा डीएनए वहां पे, छोटा है तो कम डीएनए वहां पे, यस। तो दैट इज अ सैटेलाइट बॉडी या एसएटी बायोलॉजी, सॉरी एसएटी बॉडी, बराबर। फिर लास्ट तो क्या बोलता है, द एंड ऑफ ये एंड ऑफ ईच क्रोमैटिड। तो देखो ये जो क्रोमैटिड का जो लास्ट का जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये जो रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये जो रेड कलर से बना रहा हूं, ये एरिया है टीलोमर। तो एक्चुअली ये भी बाकी जैसा ही है, ये भी डीएनए से बना है, वो भी सब कुछ वैसा है, पर यहां का जो डीएनए ना कुछ अलग है, रिपीटेशन वाला डीएनए वहां पे, यस, वीएनटीआर वाला डीएनए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स वाला डीएनए, वहां पे बहुत रिपीटेशन, मतलब ये डीएनए इन शॉर्ट कोई काम का नहीं है, पर ये इन दो के बीच का जो डीएनए उसको वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इस यहाँ पे इस एरिया का ऐसा डीएनए जहां पे सिर्फ एक ही टाइप की सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंसिंग क्या होता है ये आपको 4th चैप्टर में समझेगा, पर आप ये समझो कि जो एंड है यहाँ पे इस टाइप का डीएनए जो कि बेसिकली एक ही टाइप की सीक्वेंसिंग वाला है। अब सीक्वेंसिंग क्या होती है आपको 4th चैप्टर में समझ में आ जाएगा। एंड दैट एंड ऑफ क्रोमैटिड कॉल्ड एज अ टीलोमियर, एंड इज कॉल्ड एज अ टीलोमियर, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम,